बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिस दिन से पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत घर गई, उस दिन से लेके आज तक पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान मुल्क में इदारों पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। उस दिन से लेके आज तक वो यहां उस अपोजिशन जमातों के ऊपर जो अब हुकूमत का हिस्सा है उन पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। और सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी हुकूमत को घर भेजे जाने के हवाले से अमेरिका को मोरदुल इल्जाम ठहराया कि अमेरिका इस साजिश का हिस्सा है। अमेरिका ने साजिश की, लोकल या मकामी यहां के जो किरदार थे वो हिस्सा बने और उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया गया या घर भेज दिया गया। ये वो इल्जामात हैं जो वो आज की तारीख तक बार बार दोहराते हैं, बार बार कहते हैं, अमेरिका का नाम लेकर कहते हैं। और इस तमाम तर मामले के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका, हम सब जानते हैं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान अमेरिका का अहम इत्तेहादी रहा है। कतई नजर इस चीज के कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कतई नजर इस बात के कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात उनकी इन इल्जाम तराशियों के बाद किस नहज पर पहुंच चुके हैं और उसको कितना नुकसान पहुंचा है, वो आज तक कहते हैं कि अमेरिका उनकी हुकूमत को घर भेजने के पीछे मुतहर्रिक रहा। इस सारी सूरत हाल के साथ साथ जहां वो इल्जाम तराशी करते हैं, वहीं यह भी खबर रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज चैप्टर ने डोनाल्ड लू, जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि इन्होंने पाकिस्तान के सफीर के साथ मिलकर उन्हें धमकी दी थी, डोनाल्ड लू से राब्ता भी किया गया और जनाब कहा यह गया है कि मिट्टी पाओ, जो कुछ हो गया माजी में वो रहन दो उसको। लेकिन गुज़िश्ता रोज, इसके ऊपर आते हैं जरा, गुज़िश्ता रोज जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा आज की तारीख तक, वो जरा सुनाते हैं कि गुज़िश्ता रोज परेड ग्राउंड जलसे के अंदर इमरान खान ने किन ख्यालात का इजहार किया और अमेरिका का नाम लेना फिर भी ना भूले। अगर हमने अमेरिकियों की गुलामी करनी थी तो फिर आजादी की जंग क्यों लड़ी? मैं तो सिर्फ एक मकसद के लिए निकला कि इम्पोर्टेंट हुकूमत न मंजूर। मैं वो मकसद सिर्फ निकले का एक है, एक अमेरिकी साजिश के तहत यहां के मीर जाफर एक साजिश ने मिलकर इन्होंने साजिश की, एक 22 करोड़ अवाम की इलेक्टेड हुकूमत को हटाया और उसके बाद इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। एक तरफ तो अमेरिका की साजिश के हवाले से वो बार बार नाम लेते हैं, लेकिन क्या ही कहिए, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जब मौका आया कि शहबाज शरीफ वजीर आजम का हलफ ले, तो आरिफ अलवी साहब ने हीले बहाने बनाए और तमाम तर हीले बहानों बनाते हुए उन्होंने राह फरार इख्तियार की कि शहबाज शरीफ साहब से वो उनके ओहदे का हलफ ना लें। लेकिन क्या ही कहिए कि जब हाल ही में पाकिस्तान में तैनात होने वाले अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने अपने सफारती क्रेडेंशियल्स जब पेश करने की बारी आई, तो वो सदर आरिफ अलवी ने उनसे वसूल कर लिए। क्या यह खुला तजाद नहीं? यानी कि जो अमेरिकी साजिश के जो किरदार हैं उनसे हलफ नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि वो समझते थे कि ये मकामी किरदार हैं जो अमेरिकी साजिश में इस्तेमाल हुए, लेकिन जिन पर बराह रास्त इल्जाम लगाया अमेरिका के ऊपर कि साजिश उन्होंने की, उनके तैनात होने वाले सफीर से उन्होंने उनके सफारती क्रेडेंशियल जरूर वसूल किए, उनका इस्तकबाल भी किया, खुश आमदेद भी कहा और उसमें उन्होंने किसी भी तरह का कोई हीला बहाना नहीं बनाया। तो क्या यह खुला तजाद नहीं है? इस सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन साथ ही जो डोनाल्ड लू के हवाले से खान साहब ने अमेरिकी चैनल CNN को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा और क्या मुतालबा किया, यह भी आपको दिखाते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अमेरिका से तज्जियाकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर जहांगीर खटक साहब। आपका बहुत शुक्रिया
खट्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, इसी के साथ मुझे ज्वाइन करेंगे साजिद तारड़ साहब जो कि रिपब्लिकन रहनुमा है। आपका बहुत शुक्रिया, अमेरिका से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और तुर्की से हमें ज्वाइन करेंगे हसन अब्दुल्ला जो कि सहाफी है TRT तुर्की से। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जहांगीर खट्टर साहब, आपसे मैं अगर आगाज करूं, मुझे बताइएगा ये जो नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अब तक लिए रखा है, जो बयानिया बनाया उन्होंने, और इस बयानिए के तहत वो आज भी ये कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की है, इससे पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को कितना नुकसान पहुंचा? बहुत शुक्रिया फरीद साहब। देखिए, यकीनन पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, चूंकि उसकी जो वो कहते हैं ना इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म अमेरिका है, तो जाहिर है कि ताल्लुकात तो इसके असर से नहीं बच सकते थे, और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात यकीनन इससे मुतासिर हुए। किस हद तक मुतासिर हुए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पहले भी मिसाली नहीं थे। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बुनियादी तौर पर ट्रांजैक्शनल थे। मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात आते हैं। देखिए, मैं आपको तुर्की की मिसाल दूंगा, जहाँ पर हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। तुर्की के एक लीडर है फताउल्लाह गुलन, वो यहाँ पेंसिल्वेनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उन पर इल्ज़ाम है कि वो तुर्की की हुकूमत को गिराना चाहते हैं। एक ज़माने में प्रेसिडेंट अर्दोआन ने अमेरिका के ऊपर ये बार बार इल्ज़ाम लगाया था कि आपने एक ऐसे शख्स को पनाह दे रखी है जो यहाँ पर मेरी हुकूमत को गिराना चाहता है। ताल्लुकात ख़राब हुए, फिर ठीक हो गए, फिर ख़राब हो गए। बुनियादी तौर पर दुनिया में ताल्लुकात सिर्फ इस वजह से नहीं खराब होते कि एक शख्स ने एक मुल्क के खिलाफ बयान दे दिया तो ताल्लुकात खराब हो गए, लेकिन उसके असरात तो महसूस होते हैं। अगर एक शख्स, एक मुल्क को उस साजिश के हवाले से बार बार पॉइंट आउट किया जाए, और एक ऐसी चीज के ऊपर जिसमें सफारतकार को इन्वॉल्व किया जाए, जिसके अंदर जो है वो अमेरिकी इंतजामिया को इन्वॉल्व किया जाए, तो फिर मुरतब तो होते हैं, असरात तो पड़ेंगे उसके। देखिए, मैंने आपको जिस तरह अर्ज किया कि इसके असरात से पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात नहीं बच सकते थे, ना ही बचेंगे। और लेकिन मैंने आपको ये भी अर्ज किया कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात मिसाली नहीं थे जब तक थे, जिस वक्त से बाइडेन इंतजामिया हुकूमत में आई है। यही अमेरिका था, यही इमरान खान थे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी थे। ये मेरे भाई साजिद तारड़ साहब को सबसे ज्यादा मालूम है, क्योंकि इन्होंने भी उस दौरे में बड़ा किरदार अदा किया था कि उस वक्त तो अमेरिका को इमरान खान काफी अजीज थे। मेरा ख्याल है हालिया तारीख में तो जितना अच्छा इस्तकबाल उस वक्त इमरान खान को दिया गया था, किसी एक प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दें, नवाज शरीफ साहब भी गए थे, जरदारी साहब भी गए थे, कितने लोगों को इस किस्म का इस्तकबाल मिला था जो उस वक्त इमरान खान साहब को मिला था। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि देखिए, एक तो पाकिस्तान ने इस मामले को बहुत गलत तरीके से बहुत ज्यादा मिस हैंडल किया गया। अगर इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि अमेरिका ने साजिश की है, तो उसके लिए जब यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी हमारी जो वो है काउंसिल है, या जो हमारी कमेटी है, वो जब बैठी, उन्होंने जब फैसला किया कि डिमार्शल जारी करते हैं, उन्होंने कहा जारी भी कर दिया, तो उसके बाद उसको डिप्लोमेटिकली ज्यादा हैंडल करना चाहिए था। जब ये पॉलिटिकल नैरेटिव बन गया तो उससे ताल्लुकात मजीद डैमेज हुए। ठीक हो गया। मैं साजिद तारड़ साहब की तरफ जरा आता हूं। साजिद तारड़ साहब, मुझे ये बताइएगा जरा, जो सेनेटर शमर की गुज़िश्ता दिनों जो बातचीत भी हुई है, और उन्होंने इस बात का तस्करा उन्होंने किया कि जो साबिक वजीर आजम इमरान खान की तरफ उन्होंने इशारा किया कि उन्होंने अमेरिका के हवाले से कोई मस्बत बातचीत नहीं की है। तो मुझे बताइएगा कि ये जो नैरेटिव है, और जिस तरीके से हम ये भी सुन रहे हैं कि इस वक्त के ओवरसीज चैप्टर जो पीटीआई के हैं, उनकी डोनाल्ड डू से राब्ता करने की कोशिश, बल्कि राब्ता हुआ और कहा यह गया कि जनाब भूल जाएं पीछे की बातों को। तो अब तक तो पाकिस्तान में यही रहा है कि इमरान खान साहब एक तरफ तनकीद करते हैं, वो गालम गलोच करते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं हमसे बातचीत भी करो। देखें, इस पे मैं 2 पॉइंट बताना चाहूंगा आपको कि बिलखसूस, एक तो चक शूमर, सेनेटर चक शूमर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेनेटर, मेजॉरिटी लीडर है हाउस के अंदर, और उनकी बात कहना कोई एक लाइट बात नहीं है। जो उन्होंने कहा है कि इमरान साहब के नैरेटिव ने पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप को एक नुकसान पहुंचाया है, ये बिल्कुल मैं एग्री करूंगा उनसे। दूसरा, यहाँ पे मैं एक बात ये करना चाहूंगा, ट्रंप दौर को या दूसरे दौरों को अगर चीजों को कंपेयर किया जाए, तो डेमोक्रेट पार्टी के मैंडेट का हिस्सा नहीं है टू मेक पेंटागन स्ट्रॉन्ग एंड आर्मी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि रिलेशनशिप तो वाकई ही इंडियन लॉबी की वजह से, इंडियन डायस्पोरा की वजह से आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो आने वाले दिनों पे ले जाना चाहूंगा कि 22 सेनेटर जो है पहले ही एपेटाइट रखते हैं टू नो व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान, और उसके ऊपर जो आप जलती के ऊपर आग लगा रहे हैं,
मुसलसल अमेरिका की एक वीक फॉरेन पॉलिसी, जो कि जो बाइडेन की एक वीक फॉरेन पॉलिसी है, उसका फायदा इमरान खान साहब उठा रहे हैं। रोजाना मरासला निकाल कर यंग बच्चे, यंग पाकिस्तानी वो तो रोजाना खत लहराते हैं तारड़ साहब। खान साहब रोजाना खत लहरा लहरा के बताते हैं कि जनाब ये अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने साजिश की। बिल्कुल, खान साहब बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दिया है और बड़ी खूबसूरती के साथ अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं, मुसलसल अमेरिका को ब्लेम करने के। हालांकि इस वक्त अमेरिका के हालात ये हैं कि MBS जो है, मोहम्मद बिन सलमान, उनका फोन नहीं उठाते। नॉर्थ कोरिया हर दूसरे हफ्ते एक नया तजर्बा करता है। रशिया यूक्रेन में चला गया है। चाइना ताइवान में जाना चाहता है। और आखिरी मैं ये बात ये कहना चाहूंगा कि खान साहब ने अपने 4 साल में ऐसा कौन सा काम किया है कि अमेरिका उनसे नाराज हो। हालांकि हर चीज इन्होंने, यहां तक कि CPEC तक को रोक दिया था, लेकिन अपने इख्तिदार की हवस में या लालच में उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को खराब कर दिया, अपनी फॉरेन पॉलिसी को खत्म कर दिया। मैं समझता हूं कि इसके असरात आने वाले दिनों में मजीद खराब होंगे, क्योंकि रिपब्लिकन दोबारा वापस आ रहे हैं और रिपब्लिकन दे बिलीव इन स्ट्रॉन्गर पेंटागन, स्ट्रॉन्गर फॉरेन पॉलिसी, और इन चीजों का मजीद नुकसान होगा। और जिस तरीके से खान साहब सुबह शाम यू टर्न लेते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि यू टर्न लेना लीडरशिप की एक खासियत होती है, लेकिन खान साहब नेशनल इंटरेस्ट, खासकर अमेरिका, रिगार्डलेस हाउ वीकर दे आर राइट नाउ, लेकिन ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड, those have ability to make it or break it। ठीक है। तो लेकिन खान साहब ने बिल्कुल ज्यादती की इसके साथ। चक शुमर was very right on it। मेरे ख्याल में डैमेज कंट्रोल इनको एहसास हो चुका है, लेकिन डॉक्टर रियाज साहब का नैरेटिव कुछ और है। और जिस तरह आपने अभी वीडियो दिखाई है कि खान साहब ने कल फिर अटैक किया है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पर, यह ज्यादती है। हसन अब्दुल्ला, किसी भी एक लीडर को अगर वो उसकी हुकूमत एक जमहूरी तरीके से जाती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइन में दर्ज तरीक़ाकार है, और उस हुकूमत के जाने पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो मुसलसल इल्जाम यह लगाता है कि एक बैरून मुल्क और खास तौर अमेरिका जैसा मुल्क जिसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रहे हैं, उसको बार बार निशाना बनाना। आप क्या समझते हैं कि खान साहब कहां कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और क्या जो डैमेज ये कर जाएंगे उसके बाद कोई यू टर्न इनके लिए लेना मुमकिन होगा? देखिए फरीद साहब, बात यह है कि जब हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर डालें, जहां पे बहुत ज्यादा संगीन मसाइल हैं और बहुत बेहतरी की जरूरत है, तो बदकिस्मती है कि अमूमन हम जो पार्टीजान पॉलिटिक्स है उससे बाहर नहीं आ पाते। आप किसी की हिमायत कर रहे हैं, आप किसी की मुखालफत कर रहे हैं, उसी दायरा कार में, महदूद दायरा कार में रहते हुए हम बात करते हैं, और बाज़ बुनियादी मसाइल को हम नहीं देखते। मिसाल के तौर पे एक मामला ये है कि हमारे यहाँ जब आप हिज़्ब इख्तिलाफ होते हैं तो एक बयानिया दिया जाता है, कुछ बातें की जाती हैं, और जब इख्तिदार में आते हैं तो बयानिया तब्दील हो जाता है। बाज़ बातें सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए की जाती हैं, उसके इंटरनेशनल असरात क्या हो रहे हैं अमूमन उसका इतना ख्याल नहीं रखा जाता। यहाँ मैं मॉरल एस्पेक्ट बात नहीं कर रहा कि सही है या गलत, मैं वो यानी जो एक रियलिटी है उसको बयान कर रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में क़ुव्वत का जो मरकज़ है वो क्या है, हम उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। जब सियासी जमातें इक़्तिदार से बाहर होती हैं तो वो बाज़ बातें करती हैं, वो हिमायत हासिल करने की कोशिश करती हैं, इक़्तिदार में आके मामलात कुछ और होते हैं। तो यहाँ पे ये बाज़ बुनियादी मुनाफ़क़तें हैं, मुनाफ़क़ाना रवैया है, जिस पे मेरे ख्याल से हमें नज़रसानी की ज़रूरत है। और अगर हम पाकिस्तान में वाकई बेहतरी चाहते हैं तो हमें इस पार्टीज़ान पॉलिटिक्स से बाहर निकल कर अपने जो मफादात हैं उसका तयन करके फिर आगे बढ़ना होगा, स्ट्रेटेजाइज करते हुए। ये नहीं हो रहा। अमूमन एक बहुत ही सतही से हम जो पार्टीज़ान लेवल की सियासत है उसमें फंसे हुए रह गए हैं। तो आप समझते हैं कि इसका नुकसान उठाना पड़ेगा पाकिस्तान को, जिस तरीके की तनकीद वो अमेरिका के ऊपर बार बार करते हैं, जिस इल्ज़ाम तराशी या दशनाम तराजी का वो उन्होंने जो एक तरीका इख्तियार कर रखा है पाकिस्तान को, आप क्या समझते हैं लॉन्ग रन में इमरान खान की इस तरह की सियासत या इस तरह की इल्ज़ाम तराशियों का क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, खटक साहब ने दुरुस्त बात कही थी कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसकी नौयत वो ट्रांजैक्शनल रिलेशंस हैं। अच्छा, अमूमन होता ये है कि सिर्फ पाकिस्तान या अमेरिका की बात नहीं है, और ममालिक पर भी बात लागू होती है कि बहुत सी बातें डोमेस्टिक कंजम्पशंस के लिए इंतखाबात के वक्त खासकर अक्सर जो कही जाती हैं, तो ऐसा होता है कि जो ममालिक हैं वो अपनी तनकीद दूसरे ममालिक को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसके बदले फिर वो गिव एंड टेक चाहते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे खिलाफ अगर मिसाल के तौर पर इस तरह की अपनी अवाम में नफरत फैलाकर वोट हासिल करना चाहते हैं, तो बाद में हमें आप क्या देंगे।
तो यहाँ पर कुछ और सवालात उठते हैं कि मिसाल के तौर पे अमेरिका जो है वो कोई कोई इनकॉम्पिटेंट एक्टर नहीं है, एक बहुत ही रियलिस्ट एक्टर है। तो अगर अमेरिका इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा है, उसने कहा ठीक है पाकिस्तान में सियासी जमातें डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं, एंटी अमेरिकनिज्म पे खेलती हैं, बाद में जब वो इख्तिदार में आते हैं तो फिर उनसे क्या मिलेगा। तो इसी वजह से फिर मुलाकातें भी की जाती हैं कि देखें एक बैक चैनल खुला रहे, हमारे एक गिव एंड टेक होता रहेगा। तो जहाँ तक बात रही मदाखलत की, तो पाकिस्तान की तारीख आप उठा के जब देखें तो जहाँ मदाखलत हो या साजिश, उसकी एक तवील तारीख मौजूद है, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में दुनिया भर में उसकी मदाखलत भी रही है, साजिशें भी रही हैं, बे ऑफ पिग्स इन्वेजन से लेके बहुत सारे मामलात रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब आप इस बयानिए को इस्तेमाल कर रहे हैं अगर इख्तिदार में आने के लिए, अगर हकीकतन आप पाकिस्तान में आज़ादी चाहते हो और कहते हैं हम गुलामी की जो बेड़ियां हैं उनको तोड़ने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जब इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे जाके वही सिलसिला चलता रहेगा कि तमाम नज़रियात जिनकी आप मुखालफत कर रहे हैं उन्हीं के आपने अपनाए हुए, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो जो अमेरिकन सेंट्रिक ग्लोबल ऑर्डर है, नियो लिबरल ऑर्डर, वो नाफिज है, तो फिर आप किस किस्म की आजादी की बात कर रहे हैं? सिर्फ ये ज़बानी कलामी बातें रह जाती हैं, सिर्फ स्लोगन्स रह जाते हैं। ठीक हो, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो नैरेटिव इस वक्त जो वो खान साहब इन चीजों के ऊपर कर रहे हैं, गुलामी की बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर द लोकल पॉलिटिकल कंजम्पशन, यानी उसका कुछ जो है इंटरनेशनली उस तरीके से कोई रब्त मेल नहीं बनता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे अपने इसी प्रोग्राम में इस मौजू में मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जहांगीर खटक साहब, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिन लॉ मेकर्स ने ये बातें की उस गुफ्तगू में आप भी मौजूद थे उसके अंदर, जहां उन्होंने इमरान खान की गुफ्तगू, दुश्नाम तराजी, इसका शिकवा किया, वहां उन्होंने मौजूदा हुकूमत के साथ दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से भी अज़म का इयादा किया और इजहार किया, और यह भी कहा कि इस मौजू के अंदर के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात अगर गो के इमरान खान की इन चीज़ों की वजह से मुतासिर हुए तो उसके अंदर वो बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो किस तरह से है? और चूंकि इस वक्त जो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, यंग या एनर्जेटिक है, और जिस तरीके से वो विजिट कर रहे हैं, आप समझते हैं कि खारजा सतह के ऊपर पाकिस्तान जो एक तरह से तन्हाई का शिकार हो गया था, अब दोबारा से जो वो इंटरनेशनली अपनी उस मकबूलियत को गेन कर रहा है? देखिए, जो चक शूमर साहब का यहाँ पर जो इंटरेक्शन था पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, यहाँ पर एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानी अमेरिकन एडवोकेसी ग्रुप, उन्होंने एक एहतमाम किया था और वहाँ पर उन्होंने पहले ये बात कही कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अमेरिका के हवाले से कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर शरीफ की गवर्नमेंट आ गई है और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो उन्हें बड़े ब्रॉड इंडिकेशन दिए थे। और फिर इसी के जवाब में मैंने उनसे सवाल किया था कि जनाब, अगर कल इमरान खान दोबारा मुंतखब होते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके जवाब में फिर उन्होंने वही कहा जिसका मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि ताल्लुकात हमेशा इंटरेस्ट पर होते हैं। तो चक शूमर साहब ने ये फरमाया कि देखिए, हम इमरान खान को भी एंगेज करेंगे, हम उससे भी बात करेंगे बाहमी एहतराम के साथ, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। एहतराम का मतलब यही था जो जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया और पहले तारड़ साहब ने भी कहा कि जिस तरह इमरान खान साहब ने इसको एक पॉलिटिकल, मैंने आपको जैसे कहा कि यूएस इज एट द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल स्टॉर्म इन पाकिस्तान। वजह यही है कि इसको मिस हैंडल किया गया मेरी राय में। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को इससे बचाया जा सकता था, कि कोशिश की जा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुई नहीं। क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के यानी रिलायंस का ये हाल है कि ट्रेडिंग पार्टनर तो वैसे तो पाकिस्तान के और भी बहुत सारे हैं, चीन भी है, लेकिन सारा पैसा हम उसमें गंवाते हैं चीन के साथ बिजनेस के जरिए। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन आपके वो दो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। रशिया की बड़ी बात हो रही है, सिर्फ नंबर्स में आपके साथ शेयर करता हूं कि देखिए 2020 में पाकिस्तान रशिया का बायलैटरल ट्रेड का यह हाल था कि पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स की थी $279 मिलियन और रशिया से इंपोर्ट की थी $699 मिलियन, नुकसान कर रहे थे। अब आइए जरा अमेरिका की तरफ, हमने 2020 में यूएस पर जो एक्सपोर्ट्स की थी वो $4 बिलियन थी, और जो यूरोपियन यूनियन की थी $6 बिलियन की। लास्ट ईयर यानी 2021 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टू द यूएस जंप्ड, यानी ये इमरान खान साहब ही का दौर था,
6.1 अरब डॉलर तक पहुंच गई अमेरिका को जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी, और यूरोपियन यूनियन को 6.6 बिलियन डॉलर, यानी दोनों तरफ से पाकिस्तान पैसे बना रहा था। इससे अंदाजा ये होता है कि, और फिर ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी जिसमें फैसला हुआ था कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएगा, विच वाज अ वेरी गुड डिसीजन। लेकिन क्या इस पर अमल हुआ? वो अनफॉर्चुनेटली वो उसको सियासत का मरकज और महवर बनाकर आपने क्या किया कि वो जियो स्ट्रेटेजिक गई और जियो इकोनॉमिक्स भी गई। क्योंकि आज अगर अमेरिका आपकी जो चीज़ों पर पाबंदियां लगाता है या कोई मसला पैदा करता है, तो ऑलरेडी आपको तो कोई 41 अरब डॉलर चाहिए आने वाले महीनों में, जो आपने दुनिया को वापस करने। और ट्रेड डेफिसिट आप आज की नंबर देख लें, 48 अरब डॉलर तक तो ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान यानी रिकॉर्ड लेवल के ऊपर जो चूंकि वो कैरी फॉरवर्ड होता है। साजिद तारड़ साहब, आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि ये जो इस तरह जो इल्जाम एक अमेरिका को सेंटर, यानी उसके ऊपर इल्जाम, हर चीज का इल्जाम अमेरिका पर लगा देना, ये पहली दफा तो नहीं हो रहा, इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार जरा शद्दोमद यानी उसकी शिद्दत कुछ इतनी ज्यादा है कि हमने देखा कि अमेरिका को भी सफाइयां देनी पड़ रही है। रिपब्लिकन्स की तो अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और उस वक्त हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात और बाकी चीजें। आप क्या समझते हैं कि इन चीजों को, जैसे आपने इंदिया दिया कि दोबारा से रिपब्लिकन्स जो है वो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिपब्लिकन्स दोबारा से आएंगे, इस चीज को पाकिस्तान या इमरान खान की इन चीजों के तनाजुर में देखते हुए आप समझते हैं कि डैमेज कंट्रोल हो सकेगा? मुमकिन है डैमेज कंट्रोल करना? देखिए, मैं खटक साहब ने जिस तरह फरमाया, मैं और जिस तरह हसन साहब ने कहा, मैं एग्री करूंगा कि जब इलेक्शन या इस तरह के नारों में कंट्रीज एक दूसरे को एक सर्टेन लिमिट तक गुंजाइश देते हैं कि वो अपने नरेटिव को सियासी तौर पे यूज कर सकें, लेकिन इस पे कैपिटलाइज करना, जो कि खान साहब ने बिल्कुल खूबसूरती के साथ किया है कि मजहब को और खासकर अमेरिकन जो है रिलेशनशिप, इनको कैपिटलाइज करके एक जो नफरत फैला रहे हैं यंग जनरेशन में खासकर, इसमें ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान का आने वाले दिनों में भी नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पहले ही एंटी अमेरिकन जो है सेंटीमेंट होते हैं, और दूसरा जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज की है कि स्ट्रॉन्गर पेंटागन, स्ट्रॉन्गर आर्मी, ये रिपब्लिकन मैंडेट का हिस्सा होते हैं। और आने वाले दिनों, और इसी वजह से, इसी तनाजर से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और अमेरिका ने इमरान खान साहब को रेड कार्पेट पेश किया था। उसकी वजह यह थी कि स्ट्रॉन्गर उस वक्त अफगानिस्तान के हालात थे उस वक्त, और दूसरा हमेशा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोशिश की बैलेंस करने की, बावजूद इंडिया के प्रेशर के, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को वो गुंजाइश देते रहे हैं। आप तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़े करीब है, आप उनके इस नैरेटिव के बाद जो इमरान खान ने बिल्ड किया है, वो क्या सोचते हैं इस चीज के ऊपर? देखें, इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप साहब साइड लाइन पे बैठ के सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स पे तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले एक जो चीज कही थी कि रिपब्लिकन पार्टी आएगी, और रिपब्लिकन पार्टी का पहले ही एपेटाइट मौजूद है कि अफगानिस्तान में देखें या दूसरा पेंटागन, क्योंकि इस वक्त पेंटागन का मोराल डाउन है। मोराल को ठीक करने के लिए पुरानी चीजों को देखना होगा, और आपको पता है कि पहले ही 22 रिपब्लिकन सेनेटर जो हैं वो अपना इस चीज पे इंटरेस्ट शो कर चुके हैं कि व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान। और इन गिवन सर्कमस्टांसेस में, जबकि अफगानिस्तान से पहले ही अमेरिका डिमोरलाइज है और इंडिया का प्रेशर है, इसके बावजूद खान साहब उस जलती पर आग वाला काम कर रहे हैं। और इसमें मेरे ख्याल में क्या ये नुकसान पहुंचाएंगे? यानी ये एक्ट खान साहब का नुकसान पहुंचाएगा पाकिस्तान को या पहुंचा सकता है? मैं समझता हूं कि खासकर परमानेंट डैमेज कर रहे हैं खान साहब। पाकिस्तानी बच्चों को एंटी अमेरिकन जो सेंटीमेंट सिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान को परमानेंट डैमेज करेगा, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे इसके रिजल्ट होंगे। मैं समझता हूं कि इस अपने इक़्तिदार के लिए इस चीज को यूज करना, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अब्यूज करना, मैं समझता हूं ये वाइज चीज नहीं थी। खान साहब को चाहिए इसको फौरन से फौरन बंद करें और डैमेज कंट्रोल करें। और शहबाज शरीफ साहब, मैं समझता हूं कि जिस तरह चक शुमर साहब ने कहा है, शहबाज शरीफ साहब को ही शुड विजिट यूएस, ही शुड स्टार्ट फिक्सिंग दिस रिलेशनशिप। और मैं समझता हूं कि जिस तरह इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को आइसोलेटेड करके रख दिया था, बिलावल भुट्टो साहब का दौरा अमेरिका का समझता हूं बड़ा कामयाब था। उनको चाहिए कि मजीद और बायलैटरल टॉक्स की तरफ जाएं।
और अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करें। हसन अब्दुल्ला साहब, ये जिस तरह से साजिद तारड़ साहब फरमा रहे हैं कि खान साहब जलती पर तेल का काम कर रहे हैं, आप यूथ के अंदर जो है वो एंटी अमेरिकन जो स्लोगन्स और एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट्स हैं उसको आप क्रिएट करते हुए पाकिस्तान को खारजा सतह के ऊपर आइसोलेट आप कर रहे हैं। ये डैमेज कंट्रोल तो मुमकिन अगर ना रहा, खान साहब तो अपनी बातों से यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन अगर खारजा सतह के ऊपर या इंटरनेशनली खासतौर पे अमेरिका के साथ ताल्लुकात में अगर इस नहज तक पहुंचा दिया खान साहब ने, फिर इस चीज का रिवर्सल कैसे मुमकिन होगा? देखिए, जहां तक रिवर्सल की बात है, यहाँ पर तो यानी ग्रास रूट्स पे हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, तालीम को आम किया जाए, और ये जो साजिशी थीरीज और इस तरह की जो बातें हैं, इससे कौम को निकलने की ज़रूरत है और कौम को निकालने की ज़रूरत है इस चीज़ से, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होगा। मिसाल के तौर पर हमारे बहुत से इंटरनेशनल रिलेशंस की भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात होती है तो बस साजिशी थीरीज हैं जहां तक उनकी सोच महदूद होकर रह गई है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि इंटरनेशनल सिस्टम किस तरह से चलता है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है, रियल पॉलिटिक क्या है, किस तरह से रियासतों के ताल्लुकात आपस में चलते हैं। अक्सर नजरियाती सिमत जो भी हो किसी सियासतदान की, कहीं ना कहीं वो जहां मुनासिब समझते हैं इस्लाम का तड़का लगाकर वो अपने पावर पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ना ही यानी इस्लाम पर हम चल रहे हैं और ना ही जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, जो मौजूदा एक न्यू लिबरल ऑर्डर है, उसके मुताबिक यानी आप ये कहना चाहते हैं इस्लामी टच देकर वो आगे बढ़ा देते हैं? बिल्कुल, आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो उसमें यह है कि चलें आखिरत को छोड़ें, दुनियावी नुक्ता नज़र से यानी जो एक मादी तरक्की है, जो मादी फ़ायदा है, वो भी हासिल नहीं हो रहा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस किस्म की जहालत को फ़रोग दिया जा रहा है, जिस किस्म की जज्बातियत को फ़रोग दिया जा रहा है, उसमें फिर पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा अगर इस मामले को रिवर्स ना किया और तालीम को फ़रोग ना दिया। तो आप समझते हैं कि इमरान खान इन चीज़ों को खुद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे? अब मुझे नहीं पता कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या वो अपने इस प्रैग्मेटिज्म में इतना आगे जा चुके हैं। लेकिन ये बात तो है कि पाकिस्तान में तालीम हमारी कभी भी तरजीहात में नहीं रही, बल्कि जो हमारे जो पावर एलीट्स हैं, जब आप उनको देखें तो उनके आपस में एक एलीट एडजस्टमेंट, एलीट जो स्ट्रगल है वो चलती रहती है, और अवाम को हमेशा उनकी कोशिश ये रही है, दुनिया भर में भी ऐसा है लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है, ये कोशिश रही है कि तालीम को फ़रोग ना दिया जाए, सोचने समझने की सलाहियत को दबा दिया जाए। जो हमारे पॉलिटिकल एलीट्स हैं, उसके अलावा बदकिस्मती से इवन जो हमारे बहुत से रिलीजियस सेक्शंस हैं, वो भी ये करते हैं कि बस जो कह रहे हैं वो कर लो। उस किस्म की अंधी तकलीद को वो प्रमोट करते हैं, लोगों में सोचने समझने की सलाहियत नहीं। ये कंट्रोल मैकेनिज्म है कि आप लोगों से बस उनको शख्सियत परस्ती में फंसा दें, फिर आप जो भी कहेंगे वो करेंगे, आप डुगडुगी पे उनको नचाएं और वो नाचेंगे, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म ये ममालिक के लिए बहुत नुकसानदेह है, कौमों के लिए बहुत नुकसानदेह है। राइट, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं इस चीज के ऊपर मजीद बात करेंगे, कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जहांगीर खटक साहब, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हसन अब्दुल्ला साहब की भी बात आपने सुनी और साजिद तारड़ साहब ने भी कहा कि किस तरीके से जो डैमेज कंट्रोल है और ताल्लुकात के अंदर जिस तरीके से हम बात करते हैं ममालिक के साथ ताल्लुकात और एक प्रोटोकॉल के साथ उन चीज़ों को होता है। इल्ज़ामात के ऊपर अगर आप बात करें और इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें, आप अपने लोगों को सियासत के लिए किसी भी मुल्क के अगेंस्ट में अगर आप बात करें तो यकीनी तौर के ऊपर नुकसान उसका होता है। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप क्या देखते हैं, इस वक्त जो बाइडन इंतजामिया है वो किस तरीके से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश है? जैसे साजिद तारड़ साहब ने भी कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को इमीडिएटली विजिट करना चाहिए यूएस का, और जिस तरह से वजीर खारजा ने विजिट किया है उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर भी विजिट करें और ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की तरफ लेके जाएं जो माजी में या अब तक जो इल्जामात की बुनियाद पर इफेक्ट हो चुके हैं। देखिए, एक तो जो खुशाइंद बात है वो ये है कि देखिए तकरीबन 3 साल के बाद अमरीकी सफ़ीर जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है। मेरे ख्याल में ये एक प्रोग्रेस की अलामत है। साथ ही अमेरिका से जो विजिट्स हैं वो भी शुरू हो गए हैं। अभी जो हमारे पाकिस्तानी नजाद जो ट्रेड के जो स्पेशल एडवाइज़र हैं अमरीकी हुकूमत के, वो गए हुए हैं, अभी उन्होंने दौरा मुकम्मल किया है। नारकोटिक्स से मुतालिक एक आला अमरीकी अहदेदार जो है वो पाकिस्तान जाने का, वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ फिर आने वाले दिनों में और भी लोगों का तो वो इंटरेक्शन दोबारा शुरू हो गया है जो मुंजमद था बेसिकली। और फिर साथ ये कि पाकिस्तान और अमेरिका को, स्पेशली पाकिस्तान में, चूँकि हम बात पाकिस्तान के हवाले से कर रहे हैं, तो उसमें मैं एक नुक्ता उठाना चाहूँगा कि देखिए जहाँ पर भी
सियासत जो है वो दो नुकात पर मरकूज हो तो वहां पर अकल फहम बाहर रह जाती है। अगर एक मुल्क में सियासत, नफरत या खौफ, ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जो कि पॉलिटिकल जो हमारी डिस्कोर्स होती है, अगर उसको वो डिफाइन करने लगे तो वहां पर लोग सोचना भूल जाते हैं, क्योंकि नफरत में भी इंसान नहीं सोच सकता और खौफ में भी इंसान अपनी सोचने की सलाहियत, वो सिर्फ डिपेंड्स ऑन द नर्व्स, लेकिन जनरली लोग जो है उसमें भी अननर्व हो जाते हैं। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये हो गया, कौम में डीप डिविजन्स हैं और उसकी वजह से देखिए दुनिया किस तरफ जा रही है। अमेरिका में यहाँ पर जो और वेस्ट में आइडियोलॉजी तो चलती है, लेकिन साथ साथ आइडियाज को बहुत ज्यादा फोकियत दी जाती है। पाकिस्तान में अगर इमरान खान साहब और दूसरे हुकूमती एहलकार भी जो सुबह शाम वो एक अजीब से एक विशेष साइकिल बना हुआ है, इमरान खान साहब वो करते हैं, बयान देते हैं, ऊपर से वजीरों की जो फौज है वो। लेकिन आप नहीं समझते जहांगीर साहब के ये जो डीप डिवीजन जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस डीप डिवीजन को मजीद गहरा जो है इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत या उससे पहले या हुकूमत में नहीं है, अपने बयानात, अपने एहतजाज और अपने जिस तरीके की वो इल्जाम तराशियां कर रहे हैं उससे मजीद डीपन कर रहे हैं पाकिस्तान में ये चीजें। देखिए पाकिस्तान में अगर बहस इस बात पर हो, यानी पॉलिसी के कंपैरिजन की बुनियाद पर हो, जो इमरान खान साहब करें बहुत अच्छी बात है, यही तरीका है। लेकिन अगर आप इस बात पर करें कि चूंकि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स भूखा भी सो रहा है तो उसकी वजह अमेरिका है, तो ये गलत है। यही वो डिवीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत भारी तरीके से तकसीम हो गई है और ये मेरा ख्याल है कि नफरत से ज्यादा एक्सट्रीमिज्म की तरफ बात जा रही है। हमने ये तारीख पाकिस्तान में पहले भी देखी थी, एक्सट्रीमिज्म की एक वेव पहले भी आई थी जहां पर के इनटॉलरेंस इस हद तक बढ़ गया था कि लोग खुद कुछ धमाके बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मैं ये नहीं कहूँ कि अल्लाह खुदा ना करे पाकिस्तान उस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां पर इनटॉलरेंस इतना बढ़ जाए तो वहां पर सोशल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाता है। उसका अमेरिका के ताल्लुकात पर भी होगा। अमेरिका के साथ चाइना आपसे पीछे हट रहा है, चाइना को देखें वो क्यों हट रहा है, आपको वो नजर आ रहा है कि भाई इस मुल्क में क्या तमाशा बना हुआ है। क्योंकि रोजाना एक बंदा उठता है, वो एक बात करता है, दूसरा बंदा उठता है, दूसरा बात करता है, और जो आम वोटर है वो बेचारा कंफ्यूज्ड है कि यार मेरा दोस्त दुनिया में कोई है या मेरा दुश्मन पूरी दुनिया है, या मुझे कुछ खुद भी कुछ सोच कर आगे बढ़ना है कि नहीं। गंदुम जो है मैं अपने लिए पूरी पैदा नहीं कर सकता हूँ और मैं सलावातें सुना रहा हूँ दूसरे मुल्कों को, जहां से कि मैं सिर्फ जो अमेरिका से जो लास्ट ईयर मेरा ख्याल है हमने सोयाबीन इंपोर्ट की थी, $1 अरब की तो हमने सोयाबीन इंपोर्ट की थी। कहने का मेरा मकसद ये है कि जब तक हमारी सियासी क़यादत, जिसमें इमरान खान साहब का बहुत बुनियादी किरदार है, वो अगर अपने नैरेटिव को रिविजिट ना करें और ये देखें कि जिसके नतीजे में वो लोगों को उठाना चाहते हैं अपने नैरेटिव के हक में, उसमें कहीं वो एलिमेंट्स तो नहीं शामिल कर रहे जिससे कि पाकिस्तान की आइसोलेशन बढ़ रही है, जिससे कि वो मुल्क जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं उनका काम मजीद आसान हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम पॉइंट आपने जहांगीर साहब उठाया कि खान साहब को अपनी इन चीजों को रिविजिट करना पड़ेगा। साजिद तारड़ साहब, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जिस तरह से खटक साहब ने कहा कि बेहतरी आना शुरू हो गई है, इस बर्फ को मजीद और आप कैसे पिघलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है उसका सबसे बड़ा टास्क ये है कि जो 2.3 बिलियन चाइना से लिया और जो 2 बिलियन IMF से एक्सपेक्टेड है, फ्रांस के कर्जे जो डेफर्ड हुए हैं, इन सब इन गिवन सर्कमस्टांसेस में सबसे पहले उनकी पहली टेस्ट ये होगा कि ये रिलीफ कॉमन आदमी तक, एक आम आदमी तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। अगर ये तो सिर्फ रूलिंग लीड लूट कर दुबई और लंदन ले जाएगी तो फिर इनके दिन गिने चुने रह जाएंगे। और दूसरा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अर्ज ये करना चाहता हूं कि खान साहब मुसलसल नारा लगाते हैं हकीकी आजादी का। खान साहब देखे, आपके अपने एडवाइजर मोईद यूसुफ साहब ने फरमाया था जब तक आपकी मुआशी आजादी नहीं होगी, मुआशी पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। हकीकी आजादी के लिए आपने IMF के लिए लेजिस्लेशन की थी, कुछ दिन अपने गौर से देखे, अभी कुछ महीने पहले की बात है। लेकिन वो तो खान साहब तो ये कहते हैं कि जनाब मैंने तो IMF के सामने बड़ा उनको रेजिस्ट किया, मैंने वो शराइत उस तरीके से नहीं मानी है जो शराइत वो मनवाना चाहते थे। मैं डिसएग्री करूंगा। इन्होंने, ये वाहिद गवर्नमेंट थी जिन्होंने लेजिस्लेशन की थी IMF के लिए, स्टेट बैंक और हर चीज जो है, बल्कि 3 फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने चेंज किए और 2 तो जरदारी साहब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको लेकर आए थे। खान साहब की हर चीज के अंदर कंट्राडिक्शन है। कौमी असेंबली में रिजाइन,
लेकिन सूबा सरहद के अंदर जो है असेंबली में बैठे हैं, हर चीज में तजाद मौजूद है। खान साहब को चाहिए कि अपनी चीजों को रिवाइज करें, कोई रोड मैप दें इकॉनमी के लिए, अपनी गलतियों को तस्लीम करें कि कैसे पॉसिबल है कि खान साहब ने 4 साल के अंदर कोई गलती की नहीं है। लेकिन इसमें इस तरह है कि इनको चाहिए हकीकी सियासत सिखाएं लोगों को, बजाय हकीकी आजादी की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। मुआशी एक रोड मैप दें पाकिस्तान को, कौम को इस वक्त मुआशी आजादी चाहिए, बजाय जो जिसको आपने एक झूठा सा नाम हकीकी आजादी का दिया है। लेकिन ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती। हसन अब्दुल्ला साहब, बहुत अच्छी बात की साजिद तारड़ साहब ने जनाब कि आप हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, आप गुलामी की बात करते हैं। यहाँ पे आप समझते हैं कि सिर्फ एहतजाज करके जलसे करके आप हकीकी आज़ादी और गुलामी की बात करके आप कह देंगे कि हम गुलामी से आज़ाद हो गए और हमने आज़ादी की जंग इसलिए नहीं लड़ी थी? यानी हकीकी जो बात कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब, जिसके ऊपर उन्होंने इशारा किया, मैं चाहूंगा उसके ऊपर आप बताइएगा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट से रह के क्या हम वाकई प्रोग्रेस की तरफ जा सकते? देखिए फरीद साहब, सबसे पहले तो जो हमारे हुक्मरान तबका है और उसके अलावा अवाम है, वो इस बात का तयन कर लें कि आज़ादी से उनकी मुराद क्या है। तारड़ साहब ने जो जिक्र किया इक़्तिसादी आज़ादी का, तो जाहिर है उसमें ये कि पाकिस्तान की आप तारीख देखें तो उसका एक बहुत बड़ा इन्हिसार पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका इंटरनेशनल असिस्टेंस पर रहा है, एड पर रहा है। जाहिर उन्होंने उस इक़्तिसादी दायराकार में बात की तारड़ साहब ने, लेकिन और भी पहलू हैं। समाजी सोच आपकी किस तरफ है, आपकी सियासी फिक्र क्या है, किस निज़ाम को आप नाफिज करते हैं, किस निज़ाम को आप लेकर चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। मसला ये है कि हमने एक ऐसी खिचड़ी पका ली है, हमारे अपने ख्यालात वाज़े नहीं हैं कि हम चाहते क्या हैं। कहीं पर हम इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक यानी लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए, लेकिन जो हमारा अमल है वो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ होता है। कहीं हम कुछ कर रहे होते हैं। तो ये जो तजाद है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जब तक आपके ख्यालात बिल्कुल वाज़े नहीं होंगे, आज़ादी की आप जितनी बातें कर लें, आप 1000 दाने की तस्बीह लेके उस पर आज़ादी आज़ादी करते रहें, कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने और बहुत शुक्रिया आपका। हसन अब्दुल्ला साहब आपका बहुत शुक्रिया, जहांगीर खट्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, साजिद तारड़ साहब सर थैंक यू सो मच। आपने इन चीज़ों के ऊपर, इस मौजू के ऊपर बात की। और जहां तक बात की हकीकी आज़ादी के हवाले से, उसी तरीके से जो एक मुबैना ऑडियो जो लीक है उसके अंदर भी जो गद्दारी की अब जो नई डेफिनेशन लगा दी गई है कि जो खान साहब के साथ है वो मुहिब वतन है, जो नहीं है तो वो गद्दार कहलाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। आज़ादी इज़हार राय है, हर इंसान को आज़ादी और अपनी जो राय है उसकी आज़ादी के साथ इजहार करने का हक हासिल है। लेकिन शायद अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी पॉलिसीज को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपनी पॉलिसीज को रिविजिट अगर नहीं करेंगे, अगर दोबारा से नहीं सोचेंगे, तो यकीनन वो इस कौम का भी, इस मुल्क का भी नुकसान करेंगे और आगे चल के जो खारजा सतह के ऊपर पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा है उसमें वो मजीद इजाफा करेंगे, गो के मौजूदा हुकूमत उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है। फरीद अरीज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।